हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका। तो आज हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मास्टर क्लास करने वाले हैं। एक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है गुडविल। देखो, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका ए टू जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से क्लियर हो जाएगा। हम थ्योरी से शुरू करके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और एडजस्टमेंट्स तक सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो बस एंड तक बने रहना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। जैसा आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले पार्टनरशिप के फंडामेंटल समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। फिर पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी पार्टनरशिप डीड, उसको डिकोड करेंगे, उसके रूल समझेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे कि पार्टनर्स अकाउंट्स और उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे गुडविल। पहले समझेंगे कि गुडविल आखिर होती क्या है, और एंड में उसको वैल्यू करने के जितने भी मेथड्स हैं सबको एक एक करके डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, द फंडामेंटल्स। देखो, अकाउंट्स और कैलकुलेशंस में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब देना जरूरी है। पार्टनरशिप आखिर कहते किसको हैं? इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है? तो देखो, ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 से आई है। इसको तोड़ के समझते हैं। ये कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक संबंध है। किनके बीच? ऐसे पर्सन्स के बीच जिन्होंने अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब प्रॉफिट शेयर करने का अग्रीमेंट होना जरूरी है। और ये आखिरी हिस्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी या तो सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं या उन सबके बिहाफ पर कोई एक या कुछ पार्टनर्स चला रहे हैं और उनका किया हुआ काम बाकी सब पर बाउंडिंग होगा। यही पार्टनरशिप का लीगल एसेंस है। अब ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। अकेले इंसान की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 यानी 50। ये लिमिट कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल 10 से आती है। और इस पूरे फ्रेमवर्क को गवर्न करने वाला एक्ट कौन सा है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये साल याद रखना जरूरी है। किसी भी एसोसिएशन को लीगली पार्टनरशिप कहने के लिए ये 4 कंडीशंस पूरी होनी ही चाहिए। इनमें से एक भी मिस हुई तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पहला, एक बिजनेस होना चाहिए जो लीगल हो। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या सोशल क्लब पार्टनरशिप नहीं होता। दूसरा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना और उसे पार्टनर्स में बांटना होना चाहिए। तीसरा, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटन भी, दोनों वैलिड हैं। और चौथा, और ये एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब हर पार्टनर फर्म का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। मतलब एक पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। सो यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल लीगल पॉइंट है जो कंपनी से अलग है। कानून की नज़र में एक पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के जो भी डेट्स हैं उनके लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल हैं। हाँ, अकाउंटिंग के लिए हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और फर्म और पार्टनर्स को अलग मानते हैं, लेकिन लीगली यहाँ कंपनी जैसा कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके, एक बार आप पार्टनर बन जाते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ राइट्स मिलते हैं। आपको फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। आप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों में हिस्सा लेंगे, जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है। अगर आपने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई लोन दिया है तो आपको उसमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेने का राइट है, अगर डीड में कुछ और नहीं लिखा है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को वीटो कर सकते हो। मतलब अगर 10 में से 9 पार्टनर्स यस बोल रहे हैं और सिर्फ आपने नो कहा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सबकी सहमति जरूरी है। अब जब हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स और राइट्स को समझ लिया है तो चलिए उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं जो इन सब चीजों को गवर्न करता है। ये है द पार्टनरशिप डीड, जिसे पार्टनरशिप की रूल बुक भी कह सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये एक रिटन अग्रीमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। पार्टनर्स के नाम क्या हैं, एड्रेस क्या है, बिजनेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं, सैलरी, सब कुछ। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, पर हमेशा एक रिटन डीड बनाने की सलाह दी जाती है ताकि आगे चलकर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट्स ना हो। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और एक ऐसा सिनेरियो है जहां स्टूडेंट्स एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती करते हैं।
क्या होगा अगर कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर डीड है लेकिन किसी स्पेसिफिक इशू जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। पहला, प्रॉफिट्स और लॉसेस हमेशा इक्वली शेयर होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितना कैपिटल लगाया है। दूसरा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। तीसरा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, नॉट चार्ज्ड। चौथा, किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी एक्स्ट्रा काम क्यों ना कर रहा हो, नॉट अलाउड। और आखिर में सबसे बड़ा एक्सेप्शन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, यानी फर्म को लॉस हो तब भी ये इंटरेस्ट पे करना ही होगा, ये भूलना मत। और ये हमें एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर लाता है, चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बीच का फर्क। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ज़रूरी खर्चा है, इसे पे करना ही करना है। इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ये लॉस के केस में भी पे करना होता है। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा। इसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हैंडल किया जाता है और ये तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं तो अप्रोप्रिएशन नहीं। चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी इस कैटेगरी में आती हैं। ओके, अब थियरी से हटकर उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स आखिर मेंटेन कैसे किए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे हैंडल की जाती हैं। देखो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के दो प्राइमरी मेथड्स हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल फिक्स्ड रहता है। इसमें दो अलग अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इनिशियल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाता है। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट सब करंट अकाउंट में जाती हैं। एक जरूरी बात, इस मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। दूसरी तरफ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, सारी एडजस्टमेंट्स इसी अकाउंट में होती हैं, इसलिए इसका बैलेंस साल भर फ्लक्चुएट करता रहता है। ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी दिखा सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड ही अज्यूम करते हैं। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त आने वाले एक कॉमन ट्रैप की बात करते हैं। सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम में ये तो लिखा है कि पार्टनर ने फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ निकाले, लेकिन ये नहीं बताया कि कब निकाले, तो आप इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालेंगे? रूल यहाँ बिल्कुल सिंपल और साफ है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है तो आपको हमेशा इंटरेस्ट एक एवरेज पीरियड यानी ठीक 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। ये एक अजम्पशन है जो हम लेते हैं। ये गलती मत करना कि पूरे साल का निकाल दो, हमेशा 6/12 यानी 6 महीने का। अब अगर पार्टनर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है तो हम शॉर्टकट यूज करते हैं। अगर वो हर महीने के शुरुआत यानी बिगिनिंग में निकालता है तो एवरेज पीरियड होता है 6.5 मंथ्स। अगर हर महीने के बीच में तो ठीक 6 मंथ्स और हर महीने के आखिर में तो 5.5 मंथ्स। यहाँ एक सिंपल पैटर्न है, मिडिल के लिए 6 याद रखो, बिगिनिंग के लिए 0.5 ऐड कर दो और एंड के लिए 0.5 माइनस कर दो। यही लॉजिक क्वार्टरली विड्रॉल्स पर भी अप्लाई होता है। अगर हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ हो रहा है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ही रहता है, लेकिन हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है तो ये 7.5 मंथ्स हो जाता है और हर क्वार्टर के एंड में हो रहा है तो 4.5 मंथ्स। यहाँ पर मिडिल से एडजस्टमेंट प्लस या माइनस 1.5 मंथ्स का है। ये टेबल्स एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाती हैं। एक स्पेशल केस देखते हैं, एक माइनर का। माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है। क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। उसे सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट किया जा सकता है, यानी वो सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा, लॉसेस में नहीं। दूसरा, इसके लिए सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। तीसरी बात, एक माइनर को शुरू से नई फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, उसे सिर्फ पहले से चलती हुई फर्म में ही एडमिट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब गियर चेंज करते हैं और आज के हमारे दूसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, गुडविल। ये कॉन्सेप्ट आगे के सारे चैप्टर्स जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबका बेस है, तो इसको आराम से समझते हैं। आसान शब्दों में गुडविल है क्या? ये किसी फर्म की रेप्यूटेशन, उसके ब्रांड नेम, उसके कस्टमर रिलेशंस की वैल्यू है। ये वो ताकत है जो एक बिजनेस को उसके कंपेरेटर्स के कंपैरिजन में
ज्यादा प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। सोच के देखो, आप किसी एक पर्टिकुलर दुकान से ही सामान क्यों लेते हो? शायद उसकी क्वालिटी, सर्विस या नाम की वजह से। वही उसकी गुडविल है। और ये डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं। इंटैंजिबल का मतलब है आप इसे देख या छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क, पर इसकी रियल सेलेबल वैल्यू है। इसके ऑपोजिट एक फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कोई रियल वैल्यू नहीं होती, वो बस एक डिफर्ड एक्सपेंस होता है। गुडविल बहुत रियल है, इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। गुडविल दो तरह की होती है। पहली है परचेज्ड गुडविल। ये तब आती है जब आप किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदते हैं और उसके नेट एसेट से ज़्यादा पैसे देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया वो उसके नाम के लिए, उसकी गुडविल के लिए दिया। क्योंकि इसके लिए पैसा दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो एक बिजनेस सालों की मेहनत, अच्छी सर्विस और क्वालिटी से खुद बनाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो याद रखो, कोई भी गुडविल जो आप बैलेंस शीट में देखते हैं वो हमेशा परचेज्ड गुडविल ही होती है। अब सवाल उठता है, हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत कब कब पड़ती है? ये कुछ की इवेंट्स पर जरूरी हो जाता है। जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का फैसला करते हैं, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है, जब पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस बेचा जा रहा हो, या जब दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, जिसे अमेलगमेशन कहते हैं। और अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। हम आखिर इस गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके अलग अलग मेथड्स क्या हैं? बेसिकली गुडविल को वैल्यू करने के 3 प्राइमरी मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर सिंपल और वेटेड एवरेज दोनों आते हैं। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, जो बहुत लॉजिकल है। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके खुद के 2 वेरिएशंस हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो एक एक करके सबके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे आसान मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है फर्म का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। इसका मतलब होता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले इतने सालों तक हम ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे। अगर प्रॉफिट्स में कोई क्लियर ट्रेंड है, जैसे वो लगातार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो हम सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं, ताकि रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। दूसरा अप्रोच है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो आपका बिजनेस आपकी इंडस्ट्री के नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाता है। गुडविल निकालने का इसमें एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3 अब सुपर प्रॉफिट निकालो। ये बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब आप नॉर्मल से कितना ऊपर कमा रहे हो। स्टेप 4 फाइनली उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर लो। हमारा तीसरा और आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। दूसरा और ज्यादा आसान तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ फॉर्मूला सीधा है, सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, बस। एक चीज ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का यूज नहीं होता। और इसके साथ हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स और गुडविल की वैल्यूएशन सारे कोर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। आपके पास अब सारी थ्योरी है, सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इनको मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत होगी। तो इन फॉर्मूलाज को लीजिए, क्वेश्चंस उठाइए और उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। देखने के लिए शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलो आज शुरू करते हैं पार्टनरशिप का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये चैप्टर पूरी पार्टनरशिप की फाउंडेशन है। अगर इसको ठीक से समझ लिया ना तो आगे के चैप्टर्स जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब एकदम ईजी लगेंगे। तो चलो पूरे फोकस के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं।
ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसके जो कोर रेशियोज हैं उन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर आएगा सबका फेवरेट टॉपिक, गुडविल। इसका पूरा A to Z ट्रीटमेंट कवर करेंगे। उसके बाद पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हैंडल करने का एक मास्टर रूल बताऊंगा। फिर WCR और IFR एग्जाम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, इनके हर एक पॉसिबल केस को हम लोग डीप डाइव करेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और आखिर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक कंप्लीट पिक्चर देखेंगे। रेडी हो? लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हमारा पहला स्टॉप है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर रेशियोज। देखो, अकाउंट्स में कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले ना उसका वाई क्लियर होना चाहिए। तो पहले ये समझेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और इसकी जरूरत पड़ती कब है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है पुराना अग्रीमेंट खत्म, नया अग्रीमेंट शुरू। बस यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि फर्म बंद नहीं हो रही है, द बिजनेस कंटिन्यूज एज यूजुअल। सिर्फ पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बदल जाते हैं। सोच लो कि पार्टनरशिप का एक नया जन्म हुआ है पर फर्म वही है। अच्छा, तो ये होता कब कब है? वेल, इसकी कुछ कॉमन रीजंस हैं। पहला, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही डिसाइड कर लें कि चलो यार आज से प्रॉफिट अलग रेशियो में बांटेंगे। दूसरा, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है। तीसरा, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है यानी रिटायर हो जाता है। चौथा, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। और पांचवा, जब 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर एक हो जाएं, जिसे हम एमालगमेशन कहते हैं। इन पांचों केसेस में पुराना अग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है और एक नया अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अब देखो, जब भी अग्रीमेंट बदलेगा तो किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम होगा और किसी का बढ़ेगा। इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये 2 रेशियोज निकालते हैं। सबसे कॉमन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां साइंस का खेल समझो। अगर आंसर पॉजिटिव में आया मतलब पार्टनर सच में सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो फॉर्मूला के नाम पे मत जाना, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। दूसरा है गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला ठीक उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पॉजिटिव मतलब गेन और नेगेटिव मतलब सैक्रिफाइस। मेरी एडवाइस मानो तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। साइंस से सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी पार्ट पर, गुडविल। यहां पे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक बात दिमाग में फिट कर लो, क्वेश्चन में आपको 2 तरह की गुडविल मिल सकती है और दोनों का ट्रीटमेंट जमीन आसमान का अलग है। एक छोटी सी गलती और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस टेबल को ध्यान से देखो। पहली है एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको अंदर वाली गुडविल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर दिखती है। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, इसको पूरी तरह से राइट ऑफ कर दो यानी खत्म कर दो, और इसके लिए रेशियो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही यूज होगा। दूसरी है वैल्यूड गुडविल यानी बाहर वाली गुडविल, क्योंकि ये आपको बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स में मिलेगी। इसको राइट ऑफ नहीं करना है, इसके लिए एक स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। और रेशियो कौन सा यूज होगा? वही जो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा, यानी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्लियर है? लोकेशन, ट्रीटमेंट, रेशियो सब कुछ अलग है। तो आओ अंदर वाली यानी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री देखते हैं। गुडविल एक एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। अगर उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे? सिंपल, उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे? ये पुराने पार्टनर्स की पुरानी गुडविल है तो इसका बोझ भी पुराने पार्टनर्स ही उठाएंगे। इसलिए हम सारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को उनके ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। ये एंट्री फिक्स है, इसको रट लो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं बाहर वाली यानी वैल्यूड गुडविल की। इसका एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसका लॉजिक समझो। जिस पार्टनर को नए अग्रीमेंट से फ्यूचर में फायदा हो रहा है, गेनिंग पार्टनर, वो उस पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा जिसको नुकसान हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कॉम्पेंसेशन कैसे होगा? गेनिंग पार्टनर के कैपिटल से पैसा निकालेंगे यानी डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे यानी क्रेडिट। इसलिए एंट्री हमेशा यही बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंड लॉजिकल। ओके, गुडविल के बाद अगला पिलर है पुराने जमा किए हुए प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। सोचो, ये पार्टनर्स की पुरानी सेविंग्स हैं, उनकी गुल्लक है। अब जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो इस गुल्लक का क्या करना है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मास्टर रूल है, चलो देखते हैं। देखो, आपकी बैलेंस शीट में ये 7 आइटम्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स कहा जाता है। 4 आपको लाइबिलिटी साइड पे मिलेंगे, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, WCR और IFR।
ये सब पार्टनर्स के लिए गुड न्यूज़ हैं, ये उनका प्रॉफिट है। तो जब ये बांटेंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बाकी 3 आपको एसेट साइड पे मिलेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये पार्टनर्स के लिए बैड न्यूज़ हैं, ये उनके लॉसेज हैं। जब ये बांटेंगे तो उनका कैपिटल कम होगा, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। और इन सबको बांटने का मास्टर रूल क्या है, दिमाग में प्रिंट कर लो। पुराना माल पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में, दैट्स इट। ये सारे 7 आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही मिलेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ एक बार बढ़ गई वो खत्म, वो नई बैलेंस शीट में दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। दिस इज अ फंडामेंटल रूल। लेकिन रुको, एग्जाम में एक ट्विस्ट आ सकता है। एग्जामिनर क्लेवर होता है, वो क्वेश्चन में लिख देगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, मतलब वो चाहते हैं कि ये रिजर्व्स नई बैलेंस शीट में भी दिखें। अब क्या करोगे? अगर रिजर्व्स को बांटना नहीं है तो हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स का एक नेट इफेक्ट निकालेंगे। प्रॉफिट्स को ऐड करो, लॉसेस को सब्ट्रैक्ट करो, एक फाइनल अमाउंट आएगा और इस अमाउंट के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। और गेस करो एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सही, वही जो हमने वैल्यूड गुडविल के लिए सीखी थी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉजिक सेम है, बस यहां अमाउंट गुडविल का नहीं, नेट रिजर्व्स का होगा। चलो, अब 2 स्पेशल रिजर्व्स WCR और IFR का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। इनके 5-6 अलग-अलग केसेस बन सकते हैं और एग्जाम में एक ना एक केस जरूर आता है। इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लो और पूरा ध्यान यहां लगा दो। ओके, पहले WCR। केस 1, बैलेंस शीट में WCR है पर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या लिखा है नो क्लेम। इसका मतलब रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये पूरा पैसा फ्री है। इसे सीधा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। केस 2, मान लो WCR है 50,000 का और वर्कर का क्लेम आया है 20,000, तो पहले इस 50,000 में से 20,000 क्लेम के लिए अलग निकाल दो, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। बाकी कितना बचा? 30,000। ये 30,000 फ्री है, इसे पार्टनर्स में बांट दो। अब देखो केस 3, WCR है 50,000 और क्लेम भी पूरा 50,000 का आ गया, तो पार्टनर्स के लिए बांटने को क्या बचा? 0। पूरा का पूरा WCR अब लाइबिलिटी बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट केस 4, WCR है 50,000 लेकिन क्लेम आ गया 70,000 का। अब क्या? 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना। जब भी कोई एक्स्ट्रा लॉस या प्रॉफिट होता है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खुलता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब बिल्कुल यही लॉजिक IFR पे लगाते हैं। ये रिजर्व इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में आने वाली गिरावट को झेलने के लिए बनाया जाता है। केस 1, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, तो पूरा IFR फ्री है, बांट दो पार्टनर्स में। केस 2, मान लो IFR है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से गिर गई, तो इस 30,000 के रिजर्व से पहले 10,000 का लॉस कवर करेंगे। बाकी जो 20,000 बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे के केसेस WCR जैसे ही है। केस 3, IFR है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ठीक 30,000 से गिर गई, तो पूरा रिजर्व लॉस को कवर करने में यूज हो गया, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। केस 4, IFR है 30,000 लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 से गिर गई, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। कहाँ जाएगा ये एक्स्ट्रा लॉस? वही हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। और IFR का एक स्पेशल केस 5, क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने की बजाय बढ़ जाए? अरे वाह, ये तो फायदा हो गया। तो यहां 2 काम होंगे। पहला, IFR का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स में बांट दो। दूसरा, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है वो फर्म के लिए गेन है, और सारे गेन्स कहां रिकॉर्ड होते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इस केस में 2 एंट्रीज पास होंगी, ध्यान रखना। हम इतनी देर से बार बार रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम ले रहे हैं, तो चलो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या भला। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक ही काम है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बदलने से जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस यही सिंपल सा रूल यहां लगाना है। फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। इसका एक दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके फॉर्मेट को देखो, डेबिट साइड मतलब दुख वाली साइड, एसेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, या कोई ऐसी लायबिलिटी सामने आ गई जिसका पता ही नहीं था, ये सब डेबिट होगा। क्रेडिट साइड मतलब खुशी वाली साइड, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई, या कोई हिडन एसेट मिल गया, ये सब क्रेडिट होगा। एंड में अकाउंट को बैलेंस करो, अगर क्रेडिट साइड भारी है तो प्रॉफिट आएगा,
और अगर डेबिट साइड भारी है तो लॉस। और ये प्रॉफिट या लॉस मिलेगा किसको? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशियो में। एक आखिरी चीज, रीवैल्यूएशन में एक कॉमन ट्रैप होता है लैंग्वेज का। ध्यान से सुनो, अगर लिखा है एसेट इज रिड्यूस्ड बाय 5000, इसका मतलब चेंज का अमाउंट 5000 ही है, सीधा 5000 डेबिट कर दो। लेकिन अगर लिखा है एसेट इज रिड्यूस्ड टू 45000, इसका मतलब 45000 उसकी नई वैल्यू है। आपको चेंज निकालना पड़ेगा। अगर पुरानी वैल्यू 50000 थी तो चेंज हुआ 5000। रीवैल्यूएशन में हमेशा चेंज का अमाउंट रिकॉर्ड होता है, न्यू वैल्यू नहीं। ये बाय और टू का चक्कर पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है। बी केयरफुल। चलो, अब टाइम आ गया है सब पीसेस को जोड़ने का। अब तक हमने जो भी सीखा, रेशियोज, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, उन सबको एक साथ यूज करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट में। सोच लो, ये सब कॉन्सेप्ट्स का फाइनल एप्लीकेशन है। पहले एक छोटा सा लीगल पॉइंट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सारे के सारे पुराने पार्टनर्स यस बोलें। अगर 3 में से 2 पार्टनर राजी हैं और एक ने भी नो बोल दिया तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सबकी हाँ जरूरी है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो 2 चीजें लाता है। पहला, वो लाता है कैपिटल। ये पैसा वो फर्म के एसेट्स में हिस्सा लेने के लिए लाता है। ये पैसा फर्म का होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसा वो पुराने पार्टनर्स को देता है, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस किया है। इसलिए ये प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही मिलता है। तो इस प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होता है? 3 केसेस हैं। अगर वो कैश में लाता है तो पहली एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर इस प्रीमियम को बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर वो कैश नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लेंगे। एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, अगेन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और तीसरा केस, अगर उसने पार्टनर्स को प्राइवेटली अंडर द टेबल पैसे दे दिए तो फर्म को उससे कोई मतलब नहीं, उसकी फर्म की बुक्स में एनओ एंट्री होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको गुडविल का अमाउंट देगा ही नहीं, वो छिपा हुआ होगा, हमें उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर। इसी को कहते हैं हिडन गुडविल। इसको निकालने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नए पार्टनर के कैपिटल से पूरी फर्म की कैपिटल निकालो। मान लो वो 1/4 शेयर के लिए 1 लाख लाया, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख इंटू 4/1 यानी 4 लाख। स्टेप 2, अब सभी पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल को जोड़ दो, यानी पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल और नए पार्टनर की कैपिटल। स्टेप 3, स्टेप 1 की कैपिटल में से स्टेप 2 की कैपिटल माइनस कर दो। जो डिफरेंस आएगा वही है आपकी छिपी हुई यानी हिडन गुडविल। और ये है इस पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र, द मास्टर चीट शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, पहली 3 चीजें, सारे पुराने रिजर्व्स, पुरानी गुडविल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट/लॉस, ये सब पुराना हिसाब है, तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। एडमिशन में जो नया पार्टनर प्रीमियम लाता है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। और अगर सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है तो वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में आप कोई गलती नहीं करोगे। That's all for this session. Keep practicing and all the best. चलो, आज पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। इस एक्सप्लेनर का गोल है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी पक्की हो। तो सोचो, जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है या पुराने पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं, तो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या-क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे, रेशियो समझेंगे, फिर गुडविल के हर केस को मास्टर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व्स और आखिर में सारी एडमिशन एंट्रीज को एक साथ देखकर रेशियोज को रीकैप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 पार्टनरशिप रेशियो से शुरू करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आखिर होता क्यों है और इससे रेशियोज पर क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली इसका मतलब है कि पार्टनर्स के बीच का जो पुराना अग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक नया अग्रीमेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्म बंद नहीं होती, फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करती रहती है। ये सब अलग अलग सिचुएशंस हैं जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे जब पुराने पार्टनर्स रेशियो बदल लें, कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए। आज हमारा मेन फोकस पहले 2 केसेस पर रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब ये 2 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लो।
देखो, हम एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब आप ये कैलकुलेट करोगे और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पार्टनर सच में सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। सिंपल रूल है, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करो। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, गुडविल। यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। गुडविल के हर केस का ट्रीटमेंट आज हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, जो आपको पुरानी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखेगी, और दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर वैल्यू की जाती है और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में दी होती है। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करते हैं और नई गुडविल को एडजस्ट करते हैं। ये रूल हमेशा याद रखना। एग्जिस्टिंग गुडविल यानी जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, उससे हमेशा राइट ऑफ करना है। और किसमें? पुराने पार्टनर्स में, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नए पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी जर्नल एंट्री देखो। गुडविल एक एसेट है, उसे खत्म करने के लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, और इसका लॉस कौन झेलेगा? पुराने पार्टनर्स। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम उनकी ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। इस एंट्री से गुडविल बुक से हमेशा के लिए हट जाएगी। अब आते हैं वैल्यूड गुडविल पर। ये वो गुडविल है जो एडजस्टमेंट्स में दी होती है। इसकी एंट्री हमेशा, और मैं रिपीट कर रही हूँ, हमेशा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में ही होगी। बस इतना रूल याद रखिए, पुरानी गुडविल ओल्ड रेशियो में, नई गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एडमिशन के टाइम पर गुडविल के ये 4 मेन केसेस होते हैं। नया पार्टनर या तो गुडविल कैश में लाएगा या कैश में नहीं लाएगा। हो सकता है पुराने पार्टनर्स उस कैश को निकाल लें, और एक स्पेशल केस होता है हिडन गुडविल का। चलिए अब इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, तो 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री फर्म में पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर इस प्रीमियम को हम पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं, लेकिन किसको? सिर्फ उनको जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। और किस रेशो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। याद रखिए, हम करंट अकाउंट इसलिए यूज करते हैं ताकि नए पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनडिस्टर्ब्ड रहे। और अगर पुराने पार्टनर्स उनको मिला हुआ गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक/कैश अकाउंट। ये एग्जाम का एक बहुत ही कॉमन ट्रिकी क्वेश्चन है। ध्यान रखना, अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे देता है, मतलब बिजनेस के बाहर, तो उसकी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये फर्म का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट अकाउंट पर आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है, और इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। इसका रूल बहुत सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्म के सारे नुकसान डेबिट साइड आएंगे, जैसे एसेट की वैल्यू का कम होना या लाइबिलिटी की वैल्यू का बढ़ जाना, और फर्म के सारे फायदे क्रेडिट साइड आएंगे, जैसे एसेट की वैल्यू का बढ़ना या लाइबिलिटी का कम होना। बिल्कुल सिंपल। बच्चों, एग्जाम में बाय और टू का फर्क आना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है। अगर लिखा है रिड्यूस्ड बाय 5000, इसका मतलब चेंज ही 5000 का है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सीधा 5000 आएगा। लेकिन अगर लिखा है रिड्यूस्ड टू 5000, इसका मतलब नई वैल्यू 5000 हो गई है, तो रीवैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा, यानी ओल्ड वैल्यू माइनस 5000। ये गलती बिल्कुल मत करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी फाइनल गेन या लॉस निकल कर आएगा, वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाएगा। क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज पुराने पार्टनर्स के टाइम के हैं, तो इसका फायदा या नुकसान भी उन्हीं का होगा। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर छुपे हुए उन आइटम्स का ट्रीटमेंट जो पार्टनर्स के लिए होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व्स, पुराने प्रॉफिट्स या कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स। ये 7 आइटम्स अच्छे से याद कर लो।
लाइबिलिटी साइड पर मिलने वाले आइटम्स जैसे जनरल रिजर्व, P&L क्रेडिट बैलेंस, WCR, IFR, ये सब पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट्स हैं, इसलिए ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, उनका कैपिटल बढ़ाते हैं। और एसेट साइड पर मिलने वाले आइटम्स जैसे ओल्ड गुडविल, P&L डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब लॉसेस हैं, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होते हैं, कैपिटल कम करते हैं, और इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होता है। अब WCR के ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझो। केस 1, अगर रिजर्व 6000 है और कोई क्लेम नहीं है तो पूरा 6000 पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। केस 2, अगर क्लेम 2500 का है तो 2500 एक नई लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर क्लेम में जाएगा और बचा हुआ 3500 पार्टनर्स में बटेगा। केस 3, अगर क्लेम भी 6000 का है तो पूरा पैसा लाइबिलिटी में चला जाएगा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। केस 4, अगर क्लेम रिजर्व से ज्यादा है यानी 7500 का, तो पूरा रिजर्व तो यूज होगा ही और जो एक्स्ट्रा लॉस है 1500 का वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इससे आपको प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है। IFR का ट्रीटमेंट भी WCR जैसा ही है, चलिए इसको भी आराम से देखते हैं। केस 1, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 से गिरी, तो इस लॉस को कवर करने के लिए हम 2000 रिजर्व से यूज करेंगे और बचा हुआ 3000 पार्टनर्स में बांट देंगे। केस 2, अगर वैल्यू पूरे 5000 से ही गिर गई तो पूरा रिजर्व लॉस को कवर करने में यूज हो जाएगा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। केस 3, अगर वैल्यू 8000 से गिर गई तो पूरा 5000 का रिजर्व यूज होगा और जो एक्स्ट्रा लॉस है 3000 का वो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। लेकिन केस 4 सबसे अलग है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 10,000 से तो IFR का कोई काम नहीं है, वो पूरा 5,000 पार्टनर्स में बांट दो और जो 10,000 का फायदा हुआ है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि रिजर्व्स को बांटना नहीं है, उन्हें नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना है, तब हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसकी जगह हम नेट इफेक्ट की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जो हमेशा होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सबको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में आने वाली जर्नल एंट्री से एक बार रिवाइज करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो ये 4 मेजर एडजस्टमेंट सीरीज में होते हैं। सबसे पहले वो अपनी कैपिटल लाएगा, दूसरा उसके हिस्से की गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, तीसरा सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाएगा, और चौथा नए पार्टनर के आने से पहले सारे पुराने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट/लॉसेस को पुराने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये स्लाइड शायद इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे ज़रूरी स्लाइड है। मैं तो कहूँगी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस रेशियो में और किन पार्टनर्स में बांटनी है। तो इस टेबल को अच्छे से देखो, यही पूरे चैप्टर का सार है। जितने भी पुराने आइटम्स हैं जैसे जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और पुरानी गुडविल जो राइट ऑफ करनी है, ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट होता है। सिर्फ एक चीज़, वैल्यूड गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसी है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट होती है। बस इतना याद रख लो, आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन पर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इतना सब सीखने के बाद आप सबसे पहले किस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, गुडविल के या WCR के। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1 शॉट रिवीजन करेंगे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। पहला है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों चैप्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, हर एक कॉन्सेप्ट हम इस एक ही सेशन में आराम से डिटेल में कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये है आज का हमारा एजेंडा। हम इन 6 टॉपिक्स को एकदम डिटेल में समझेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर रिटायरमेंट। सबसे पहले रिटायरमेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में जब एक पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है, लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पार्टनर जा रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही है। बिजनेस जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो एक पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? 3 कंडीशंस हैं। पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, यानी बाकी सारे पार्टनर्स, हर एक पार्टनर अग्री करे कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो। दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट,
मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही कोई क्लॉज लिखा है कि 5 साल बाद या 60 साल की एज में पार्टनर रिटायर हो सकता है, तो वो उस अग्रीमेंट के हिसाब से रिटायर हो जाएगा। और तीसरा केस, अगर पार्टनरशिप एट विल है। एट विल का मतलब जब तक इच्छा है तब तक चल रही है, तो वहां कोई भी पार्टनर बस एक रिटन नोटिस देकर सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्म करके रिटायर हो सकता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, उसे एक पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। ये पार्टनरशिप एक्ट का एक लीगल रिक्वायरमेंट है। क्यों? ताकि आम पब्लिक को यानी थर्ड पार्टीज जैसे सप्लायर्स, बैंक्स, कस्टमर्स को पता चल जाए कि ये इंसान अब इस फर्म का पार्टनर नहीं है। अगर ये नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा? देखो, 2 तरह की लायबिलिटी है। रिटायरमेंट से पहले के जितनी भी फर्म के काम हैं उसके लिए तो वो हमेशा लायबल रहेगा, नो डाउट। लेकिन रिटायरमेंट के बाद के एक्ट्स के लिए भी वो तब तक लायबल रहेगा जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। मान लो आप 15 फरवरी को रिटायर हो गए, नोटिस नहीं दिया, और फर्म ने 20 फरवरी को एक लोन ले लिया, तो बैंक आपसे भी वो पैसा मांग सकता है क्योंकि उनकी नज़रों में आप अभी भी पार्टनर हो। इसलिए नोटिस देके जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फ्यूचर लायबिलिटीज से बच सको। अच्छा, अब जो पार्टनर जा रहा है उसे क्या क्या मिलेगा, देखते हैं। पहला, उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी जो पैसा उसने फर्म में लगाया था। दूसरा, शेयर इन गुडविल, क्योंकि उसने भी फर्म की रेपुटेशन बनाने में मेहनत की है। तीसरा, शेयर इन रीवैल्यूएशन, उसकी प्रेजेंस में एसेट्स की वैल्यू बढ़ी या कम हुई तो उस गेन या लॉस में उसका हिस्सा बनता है। चौथा, शेयर इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल बैलेंस, ये सब पार्टनर्स ने मिलकर बचाया था। पांचवा, जिस डेट तक उसने काम किया है उस डेट तक का प्रॉफिट। और आखिरी, अगर फर्म उसका पैसा इमीडिएटली नहीं दे पाती और उसको एज अ लोन ट्रीट करती है तो उस लोन पर उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा जब तक पूरी पेमेंट ना हो जाए। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब हम समझेंगे कि पार्टनर की डेथ के केस में अकाउंटिंग कैसे होती है। देखो, डेथ एक तरह से कंपलसरी रिटायरमेंट ही है, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ छोटे छोटे फर्क हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो रिटायरमेंट और डेथ में बेसिक फर्क क्या है? पहला है नेचर। रिटायरमेंट वॉलंटरी होता है, एक पार्टनर अपनी इच्छा से जाता है और इसको प्लान किया जा सकता है। लेकिन डेथ कंपलसरी है, ये अनप्लान्ड है और कभी भी हो सकती है। दूसरा बड़ा फर्क है पेमेंट का। रिटायरमेंट में जो भी पैसा बनता है वो रिटायरिंग पार्टनर को खुद मिलता है, जबकि डेथ के केस में पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव को मिलता है, यानी उसके नॉमिनी को जिसका नाम डीड में लिखा होता है। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, साल के एंड में प्रॉफिट निकालना तो आसान है, लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो जाती है तो उसकी डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके 2 अलग अलग केस बनते हैं, ध्यान से समझना। पहला केस, अगर क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो एंट्री बहुत सिंपल है। हम एक टेम्पररी अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों? क्योंकि फाइनल पीएनएल अकाउंट तो साल के एंड में बनेगा, अभी हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उस पीरियड में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो बस इस एंट्री को उल्टा कर देना है, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस उसके कैपिटल से काटा जाएगा, राइट? तो एंट्री होगी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। सिंपल। अब दूसरा केस, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, यहां लॉजिक बदल जाता है। जब नया रेशियो पता है तो हमें गेनिंग रेशियो भी पता है, तो अब डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा पीएनएल सस्पेंस से नहीं बल्कि गेनिंग पार्टनर्स देंगे। एंट्री बिल्कुल गुडविल वाली होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री हमेशा गेनिंग रेशियो में होगी, ये याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, डिसोल्यूशन। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच का फर्क समझना। ये इस चैप्टर की गोल्डन रूल है, इसमें गलती मत करना, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो सिर्फ पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट टूटता है और एक नया बनता है। बिजनेस चलता रहता है, बंद नहीं होता, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन पीएसआर के टाइम होता है। बुक्स क्लोज नहीं होती। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस ही बंद हो जाता है, सब कुछ खत्म। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाती हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक फर्म
किन किन तरीकों से डिसॉल्व यानी बंद हो सकती है। इससे थियरी क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हर मोड को ध्यान से सुनना। पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब सारे पार्टनर्स में मिलकर डिसाइड कर लिया कि चलो अब बिजनेस बंद करते हैं। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यहाँ पार्टनर्स की मर्जी नहीं चलती, बंद करना ही पड़ेगा। कब? जब सारे पार्टनर्स या एक को छोड़कर सब इंसॉल्वेंट हो जाएं, यानी दिवालिया हो जाएं, या फिर जब फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, जैसे गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट ही बंद कर दिया। तीसरा है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे फर्म 5 साल के लिए बनी थी और वो टर्म पूरा हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई और डीड में लिखा था कि डेथ पर फर्म डिसॉल्व होगी। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये सिर्फ पार्टनरशिप एट विल में होता है, जहां एक पार्टनर नोटिस देकर पूरी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट कब इंटरवीन करेगा? जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, या परमानेंटली काम करने के लायक ना रहे, या कोई पार्टनर गलत काम कर रहा है जिससे फर्म की रेप्यूटेशन खराब हो रही है, या फर्म लगातार लॉस में जा रही है और फ्यूचर में प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। इन सारे केसेस में बाकी पार्टनर्स कोर्ट में जाकर फर्म को बंद करवा सकते हैं। कम से कम 4-5 पॉइंट्स इसके एग्जाम के लिए याद कर लेना। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो एसेट्स बेचकर जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज पे की जाती हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जो सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। चलो देखते हैं ये ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। सबसे पहले बाहर वालों का पैसा, यानी थर्ड पार्टी डेट्स जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, उनका क्लेम सबसे पहले है। फिर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा लोन दिया है तो उसकी पेमेंट होगी, क्योंकि लोन एक लाइबिलिटी है, भले ही पार्टनर ने दिया हो। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाएगी, और आखिर में इन सब पेमेंट्स के बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया तो वो सरप्लस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बन जाएगा। चलो अब इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जिन पर अक्सर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट में क्या फ़र्क है? फर्म्स डेट वो है जो फर्म ने लिया है, इसके लिए सारे पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं। प्राइवेट डेट वो है जो एक पार्टनर ने पर्सनली लिया है, उसके लिए सिर्फ वही लायबल है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी। रूल सिंपल है, फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का डेट पे होगा, और पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले उसका प्राइवेट डेट पे होगा। उसके बाद जो बचेगा वही क्रॉस सप्लाई हो सकता है। और ये आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा के टाइम। इसका ऑब्जेक्टिव है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीमेजर करना, उनकी करंट वैल्यू पर लाना। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एक बार बनता है, डिसोल्यूशन के टाइम, और इसका ऑब्जेक्टिव है एसेट्स को बेचना यानी रियलाइज करना और लायबिलिटीज को सेटल करना। रीवैल्यूएशन के बाद बिजनेस चलता रहता है, रियलाइजेशन के बाद बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे इन 2 चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और सोचना कि जब सब कुछ आखिर में सेटल हो जाता है, एसेट्स बिक जाते हैं, लायबिलिटीज पे हो जाती हैं, तो वो कौन सा फाइनल अकाउंट है जो ये बताता है कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा या किससे लेना है। सोचिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स का कंप्लीट थियोरी रिवीजन, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एकदम जीरो से। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स को एकदम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डाइव इनटू दिस, कंपनी होती क्या है। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून से बनती है। इसकी अपनी अलग पहचान होती है। अब ये टेबल देखो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंपनी और पार्टनरशिप को कंपेयर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। कंपनी में भी 2 टाइप है, प्राइवेट और पब्लिक। कंपनी में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। शेयर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। शेयर कैपिटल की सबसे छोटी यूनिट को शेयर कहते हैं। जिसके पास शेयर है वो कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर बन जाता है। बेसिकली शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। ओके, इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा। डिविडेंड किसको पहले मिलता है, कैपिटल वापसी के टाइम किसका नंबर पहले आता है, सब समझो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में पिछले साल का बचा हुआ डिविडेंड अगले साल मिल जाता है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं। अब देखो, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। इक्विटी वालों को देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाए तो पार्टिसिपेटिंग वालों को उसमें से हिस्सा मिलता है।
कन्वर्टेबल शेयर्स को आप फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हो, जबकि नॉन कन्वर्टेबल को नहीं। सिंपल है। रिडीमेबल का पैसा कंपनी 20 साल के अंदर वापस कर देती है। इररिडीमेबल का पैसा कंपनी बंद होने पर ही मिलता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में अब इररिडीमेबल शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। चलिए अब कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ये टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। ये दो टर्म्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इनका डिफरेंस इस टेबल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जब कंपनी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालते हैं, और इस एसपीआर के पैसे को सिर्फ इन 5 स्पेसिफिक कामों के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ईसॉप एक स्कीम है जिसमें कंपनी अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉइज को मार्केट प्राइस से कम दाम पर शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देती है, ताकि वो कंपनी छोड़कर ना जाएं। इसका प्रोसेस इस टाइमलाइन से समझो। पहले ऑफर मिलता है, फिर एक टाइम पीरियड तक काम करना पड़ता है, फिर शेयर लेने का राइट मिलता है, और आखिर में शेयर खरीदने के लिए भी टाइम मिलता है। शेयर इशू करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, 2 कॉल्स के बीच कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ लो। चलो अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, डिबेंचर्स। ये शेयर से बिल्कुल अलग है। डिबेंचर एक तरह का लोन सर्टिफिकेट है। कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है और बदले में ये डॉक्यूमेंट देती है, जिस पर हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। कुछ खास बातें डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स होल्डर्स कंपनी के लेंडर्स होते हैं, ओनर्स नहीं, और इनका इंटरेस्ट कंपनी को देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अब देखते हैं डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं। हम इनको 4 अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। पहला, सिक्योरिटी के बेसिस पर। सिक्योर डिबेंचर्स के पीछे कंपनी की कोई एसेट गिरवी रखी होती है। दूसरा, रीपेमेंट के बेसिस पर। रिडीमेबल का पैसा एक टाइम के बाद वापस मिल जाता है, इररिडीमेबल का कंपनी बंद होने पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में कंपनी के पास होल्डर का रिकॉर्ड होता है। बेरर डिबेंचर जिसके हाथ में होता है वही उसका मालिक। और चौथा, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप बाद में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तो अपनी मेन सिक्योरिटी जैसे बिल्डिंग के अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पर अपने डिबेंचर्स भी गिरवी रख सकती है। इसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। इसकी अकाउंटिंग एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और याद रखना इन डिबेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये सबसे क्रूशल पॉइंट है। अगर हम डिबेंचर इशू आज कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में प्रीमियम पर वापस करना है, तो इस फ्यूचर के लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इशू की एंट्री में ही हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट कर देते हैं, और इस लॉस को हम उसी साल राइट ऑफ करते हैं। तो द क्रूशल पॉइंट ये है, शेयर्स कंपनी की ओनरशिप है और डिबेंचर्स कंपनी पर लोन। दोनों कैपिटल रेज करते हैं, लेकिन दोनों का रिस्क और रिटर्न बिल्कुल अलग है। सोचिएगा, एज एन इन्वेस्टर आप क्या प्रेफर करेंगे? चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आपकी 3rd बुक का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इस एक्सप्लेनर में हम पूरी थ्योरी 0 से लेके एडवांस तक बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। ये रहा हमारा आज का सफ़र। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, फिर उनका पर्पस, उनके यूजर्स और उनकी लिमिटेशन समझेंगे। उसके बाद सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल को मास्टर करेंगे, और आखिर में बैलेंस शीट और पेनल स्टेटमेंट के लेटेस्ट फॉर्मेट को डिटेल में डिकोड करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलो सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या हैं। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके बिजनेस की एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट कार्ड होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अकाउंटिंग डेटा की एक समरी होते हैं, जिसका मेन मकसद है बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू देना। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी साल भर में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, यानी साल के एंड में आपके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 4 चीजें आती हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम P&L या इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये पूरे साल की परफॉर्मेंस बताता है। दूसरा है बैलेंस शीट, जो एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज बताती है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट,
जो बताता है कि साल भर में कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। और चौथा, नोट्स टू अकाउंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊपर की तीनों स्टेटमेंट्स के हर आइटम की डिटेल्ड वर्किंग और एक्सप्लेनेशन देता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड सी कि आकर इतनी मेहनत करके हम ये स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं, इनका पर्पस क्या है और इन्हें यूज कौन करता है। ये वाई समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनको बनाने की जरूरत क्या है। एक कंपनी इतना टाइम, एफर्ट और पैसा क्यों लगाती है इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, बिजनेस की सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता लगाना। दूसरा, कैश फ्लोज की जानकारी देना, क्योंकि प्रॉफिट होने का मतलब हमेशा कैश होना नहीं होता। इससे मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस भी असेस होती है कि वो कंपनी को ठीक से चला पा रहे हैं या नहीं। हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी वो इन्हीं स्टेटमेंट से कैलकुलेट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स, लेंडर्स जैसे लोगों से कम्युनिकेट करने का प्राइमरी टूल है। अगर आपको लोन चाहिए या मार्केट से पैसा उठाना है तो सबसे पहले आपसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मांगे जाएंगे। अब देखो, इन स्टेटमेंट्स के यूजर्स दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स, यानी कंपनी के अंदर के लोग, जैसे ओनर्स जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। मैनेजमेंट जो डेली डिसीजंस लेने के लिए इन डेटा को यूज करती है। और एम्प्लॉयज जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखकर अपनी जॉब सिक्योरिटी और बोनस के बारे में अंदाजा लगाते हैं। फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कंपनी के बाहर के लोग, जैसे बैंकर्स एंड लेंडर्स जो लोन देने से पहले देखते हैं कि कंपनी उनका पैसा वापस कर पाएगी या नहीं। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाने का डिसीजन लेते हैं। क्रेडिटर्स जिन्होंने हमें उधार पर माल दिया है, वो अपनी पेमेंट सिक्योरिटी देखते हैं। और गवर्नमेंट जिसे आपसे टैक्स चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट बना लेना काफी नहीं है, उसको आगे इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। और साथ ही हम इनकी कुछ कमियां यानी लिमिटेशंस भी समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए ये 4 मेन टूल्स हैं जो आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे। पहला, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें हम कंपनी के करंट ईयर के डेटा को पिछले साल के डेटा से कंपेयर करके ग्रोथ या डिक्लाइन देखते हैं। दूसरा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, जहां हर आइटम को टोटल एसेट्स या टोटल रेवेन्यू के परसेंटेज में एक्सप्रेस करके एनालिसिस करते हैं। तीसरा है रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम डिफरेंट रेशियोज जैसे करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो खुद में एक पावरफुल एनालिसिस टूल है। लेकिन याद रखो, ये स्टेटमेंट्स परफेक्ट नहीं होते, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनती हैं। मतलब अगर 10 साल पहले कोई बिल्डिंग 20 लाख की खरीदी थी तो आज भी बैलेंस शीट में उसे 20 लाख पर ही दिखाएंगे, भले उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ हो। दूसरे, इसमें बहुत सारे एस्टिमेशन यूज होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तीसरा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा दिखाती है, क्वालिटेटिव चीजें जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी या एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को इग्नोर करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, विंडो ड्रेसिंग, यानी कंपनीज कभी-कभी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर दिखाने के लिए फिगर्स को थोड़ा मैनिपुलेट करती हैं। ये सेक्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट ही डिसाइड करता है कि कोई भी एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट में करंट क्लासिफाई होगा या नॉन करंट। पूरे क्लासिफिकेशन का बेस यही है। तो ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जो रॉ मटेरियल खरीदने से शुरू होता है, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाने, फिर उन गुड्स को उधार पर बेचने और फाइनली कस्टमर से कैश वापस मिलने तक लगता है। आसान भाषा में, कैश से शुरू होकर वापस कैश हाथ में आने का पूरा साइकिल। और ये रूल हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड नहीं दिया है तो आपको हमेशा उसे 12 महीने अज्यूम करना है। ये डिफॉल्ट पीरियड है। आप देखो, क्लासिफिकेशन के 2 रूल्स हैं। पहला रूल बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई भी एसेट रियलाइज हो रहा है या लायबिलिटी पे हो रही है और वो टाइम पीरियड आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो हमेशा करंट ही क्लासिफाई होगा। फिर चाहे ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का हो या 20 महीने का, अगर रियलाइजेशन उसके अंदर है तो सोचना ही नहीं है, वो करंट है। सिंपल। दूसरा रूल थोड़ा ट्रिकी है, इस पर ध्यान देना। अगर कोई आइटम ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड को क्रॉस कर जाता है तो वो नॉन करंट तभी बनेगा जब वो 12 महीने के पीरियड को भी क्रॉस कर जाए। यानी नॉन करंट होने के लिए उसको दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर एंड 12 महीने से भी बाहर। अगर वो ओसी से बाहर है लेकिन 12 महीने के अंदर है तब भी वो करंट ही रहेगा। चलो, इन रूल्स को इस टेबल से बिल्कुल क्लियर करते हैं। केस 1 देखो, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने, रियलाइजेशन 14 महीने में। रियलाइजेशन ओसी के अंदर है तो रूल 1 लगा, क्लासिफिकेशन करंट। अब केस 2 देखो, ओसी 10 महीने, रियलाइजेशन 11 महीने। यहां रियलाइजेशन ओसी से बाहर चला गया,
लेकिन क्या ये 12 महीने से भी बाहर है? नहीं। तो रूल 2 के हिसाब से ये अभी भी करंट है। लेकिन केस 3 में ओसी 15 महीने और रियलाइजेशन 16 महीने। अब ये ओसी से भी बाहर है और 12 महीने से भी बाहर है। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, इसीलिए ये नॉन करंट हुआ। तो क्रूशियल पॉइंट क्या है? नॉन करंट के लिए दोनों हर्डल्स पार करने जरूरी हैं। अब हम आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर। याद रखिए, जो पहले हम टी शेप या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते थे, वो अब कंपनी के केस में नहीं चलता। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी की बैलेंस शीट अब वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। तो सबसे पहले आता है साइड आई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर ये 4 मेजर हेड्स होते हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी मालिक का पैसा, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आते हैं। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसका अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी लंबी अवधि के लोन्स। और चौथा करंट लायबिलिटीज, जो हमें 12 महीने के अंदर पे करनी है। ये मास्टर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस आइटम का मेजर हेड और सब हेड बताओ। इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ये लॉन्ग टर्म उधार हैं, इसलिए मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। किसी भी तरह का रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स सब हेड में जाते हैं। अब हम बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट यानी एसेट्स देखेंगे, और उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझेंगे, जो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनता है। एसेट साइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ 2 मेजर हेड्स हैं। पहला नॉन करंट एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखे जाते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी। और दूसरा है करंट एसेट्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्टॉक, डेटर्स। ये एसेट्स की मास्टर लिस्ट है। एक बात पर ध्यान दो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी का सब हेड अब फिक्स्ड एसेट्स नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी पीपीई है। ये न्यू टर्मिनोलॉजी है। गुडविल, पेटेंट्स जैसे इंटैंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स सब हेड में जाते हैं। और कैश एंड बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं। फाइनली ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का वर्टिकल फॉर्मेट। स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी से हुई सेल्स। फिर उसमें अदर इनकम ऐड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इन दोनों को मिलाकर बनता है टोटल रेवेन्यू। इसके बाद सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट आती है। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उस पर टैक्स माइनस करने के बाद जो फाइनल फिगर बचता है, वो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अब जब आपने सारा स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन समझ लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स का मेजर हेड और सब हेड क्या होगा? सोचो, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट पे नहीं करना, ये हमारी एक लायबिलिटी है और शॉर्ट टर्म है, इसलिए ये आएगा मेजर हेड करंट लायबिलिटीज के अंदर और सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज में। ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, आराम से डिटेल में एग्जाम के लिए। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 सेक्शंस को एक एक करके पूरी गहराई से समझेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का मतलब क्या होता है और ये कौन करता है? देखो, एनालिसिस 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब कंपनी का मैनेजमेंट खुद स्टडी करता है, उसे इंटरनल बोलते हैं, जिसमें उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब बाहर के लोग जैसे इन्वेस्टर्स या बैंक स्टडी करते हैं, तो उसे एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन और देखते हैं कि एनालिसिस के मेन टूल्स कौन से हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, HD। H से हॉरिजॉन्टल, D से डायनामिक। ये निमोनिक गलती मत करना। Now, what's really interesting about this slide is the clear difference. Horizontal यानी dynamic में हम कई सालों के डेटा को कंपेयर करते हैं, इसलिए इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। Vertical यानी static में हम एक ही साल का डेटा लेते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, और इसे क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, इंट्राफर्म और इंटरफर्म। जब एक कंपनी अपने ही पिछले सालों से कंपेयर करती है, वो इंट्राफर्म है, और जब वो दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, जैसे रिलायंस का टाटा से, तो वो इंटरफर्म कंपैरिजन कहलाता है।
टूल्स तो समझ लिए, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल एनालिसिस की कमियां क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज एनालिसिस परफेक्ट नहीं है। ये हमेशा पास्ट डाटा पर बेस्ड होता है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है और क्वालिटी नहीं सिर्फ क्वांटिटी देखता है। और सबसे बड़ी बात, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना है तो एनालिसिस भी गलत ही होगा। Okay, let's dive into our next big topic, cash flow statement. ये Accounting Standard 3 revised के according बनता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? सिंपल भाषा में ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि एक साल में 3 एक्टिविटीज से कितना कैश आया, इनफ्लो, और कितना कैश गया, आउटफ्लो। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो कि हर ट्रांजैक्शन कैश फ्लो नहीं होता। अगर बोनस शेयर इशू किया या बैंक में कैश जमा कराया या निकाला तो इससे कैश का फ्लो नहीं माना जाता। चलो अब तीनों एक्टिविटीज को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का दिल है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द लॉजिक। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को देखो, ये इन्वेस्टिंग है। फिर शेयर कैपिटल और लोन्स को देखो, ये फाइनेंसिंग है। जो इन दोनों में नहीं आया वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब यहाँ एक ट्रिक है जिसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना इन्वेस्टिंग है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी जैसे बैंक के लिए जिनका काम ही लोन देना है, ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाती है। ये लाइन 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत। डिविडेंड पेड चाहे कंपनी फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, हमेशा। अब आते हैं कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स पर जो एग्जाम में आते ही आते हैं। चलो इनको मास्टर करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट ध्यान से सुनो। हमेशा पिछले साल का अमाउंट लेना है, उससे ऑपरेटिंग में प्लस करना है और उसी अमाउंट को फाइनेंसिंग से माइनस करना है एज डिविडेंड पेड। करंट ईयर के अमाउंट को टच भी नहीं करना है। कैश फ्लो का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दोनों आते हैं। ये वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। So the crucial point is इनकी maturity period generally 90 days या उससे कम होनी चाहिए। तो हमने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया। अब सोचो, एक कंपनी के लिए इतनी मेहनत करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? ये आपको प्लानिंग, लिक्विडिटी और कंपनी के सॉल्वेंसी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो चलिए आज अकाउंटिंग रेशियोज के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए बोरिंग थ्योरी है, लेकिन बिलीव मी, इसके पीछे नंबर्स की एक पूरी कहानी छिपी होती है। इस एक्सप्लेनर के बाद आई प्रॉमिस यू आप हर रेशियो का मतलब आसानी से समझ पाएंगे और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इन 4 सेक्शंस में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बिल्कुल आराम से एक-एक करके। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर रेशियोज पढ़ते ही क्यों हैं। सही पूछो तो ये किसी भी बिजनेस का एक हेल्थ रिपोर्ट जैसा है। सिंपल भाषा में रेशियो क्या है? ये बस 2 अकाउंटिंग आइटम्स के बीच का रिलेशन बताता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन नेट सेल्स से या फिर करंट एसेट्स का रिलेशन करंट लायबिलिटीज से। बेसिकली इट्स जस्ट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका फायदा क्या है? पहला, ये इतनी सारी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरा, ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत सब बताता है और इससे हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपैरिजन में हेल्प करता है, चाहे वो अपनी ही कंपनी के पिछले साल से हो या फिर इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज से। ओके, अब आते हैं पहले 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स पर। ये रेशोज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब है शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी, मतलब क्या कंपनी अपने इस साल के छोटे मोटे बिल्स पे कर सकती है। और सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैपेसिटी, मतलब क्या कंपनी 10 साल बाद भी बिजनेस में रहेगी या नहीं। सिंपल। चलिए, ये सबसे बेसिक लिक्विडिटी रेशियो है। फॉर्मूला नोट कर लो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आपको पता ही है, करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और करंट लायबिलिटीज मतलब वो पेमेंट्स जो 1 साल के अंदर करनी है। अब ये नंबर याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। आइडियल करंट रेशियो 2:1 माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए। एक सेफ्टी कशन, राइट?
ताकि अगर कुछ एसेट्स टाइम पर कैश ना भी बन पाए तो भी आप पेमेंट आराम से कर सको। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। रेशियो 2 से कम है तो आगे जाकर पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, मान लो 4:1 या 5:1, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा ठीक से यूज़ नहीं हो रहा, कैश और स्टॉक बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो बैलेंस इज की। अब आते हैं सॉल्वेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो पर, द डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सिंपल वर्ड्स में, ऊपर आएगा बाहर वालों का पैसा यानी डेट, और नीचे आएगा ओनर्स का पैसा यानी इक्विटी। इंटरेस्टिंग है ना? इसका भी आइडियल रेशियो 2:1 ही माना जाता है। इसका मतलब है कि ओनर के हर 1 रुपए पर 2 रुपए तक का डेट ठीक है। इससे क्या होता है? ओनर्स को ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी यूज करके ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है, बिना बहुत ज्यादा रिस्क लिए। तो इसको ऐसे समझो, अगर रेशियो हाई है तो लेंडर्स का रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी बाहर के पैसे पर ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर रेशियो लो है तो लेंडर्स के लिए सेफ्टी है, क्योंकि बिजनेस में ओनर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। अगर कंपनी डूबेगी तो पहले ओनर का पैसा डूबेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपनी अपना डे टू डे कामकाज यानी उसके ऑपरेशंस कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। तो एक्टिविटी रेशियोज, जिनको हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर रही है, और इनका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जैसा नाम से ही क्लियर है, प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी बताते हैं, और इनका आंसर परसेंटेज में आता है। ये रेशियो बताता है कि एक साल में कितनी बार कंपनी अपना पूरा स्टॉक बेचकर नया स्टॉक लाती है। सिंपल लॉजिक है, जितनी ज्यादा बार उतना अच्छा। इसका मतलब है कि आपका माल तेजी से बिक रहा है और आपका पैसा स्टॉक में ब्लॉक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सिंपल सा रेशियो है। ये बताता है कि आपकी टोटल सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट का हिस्सा कितना है। हायर द बेटर, ऑब्वियसली। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो। इसको ऐसे समझो, अगर ये पूरा सर्कल आपकी टोटल सेल्स है तो उसमें से ये जो छोटा हिस्सा है ना, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। बाकी का पूरा हिस्सा माल बनाने का खर्चा है, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये रेशियो बताता है कि आपकी सेल्स का कितना % हिस्सा बिजनेस के मेन खर्चों यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट में चला जाता है। अब यहाँ पर उल्टा है, रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपके खर्चे कम हैं और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है। ओके, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमने सारे फॉर्मूलाज तो देख लिए, पर इन रेशियोज का मतलब क्या निकालना है। आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से देखते हैं। करंट रेशियो हाई है तो अच्छा है, गुड लिक्विडिटी। डेट इक्विटी रेशियो हाई है तो लेंडर्स के लिए बुरा है, हाई रिस्क। इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है तो बहुत अच्छा है, मतलब स्टॉक तेजी से बिक रहा है। और ऑपरेटिंग रेशियो हाई है तो बुरा है, क्योंकि इसका मतलब आपके ऑपरेशनल खर्चे ज्यादा है। सिंपल है ना? हमेशा एक बात याद रखना, एक अकेले रेशियो का कोई मतलब नहीं होता। असली पिक्चर तभी दिखती है जब आप उसे पिछले साल से या इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हो। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। तो आपसे एक सवाल, सोच के बताइएगा, अगर आपको एक कंपनी को 10 साल के लिए लोन देना है तो आप सबसे पहले उसकी लिक्विडिटी चेक करोगे या सॉल्वेंसी, यानी कि आप करंट रेशियो देखोगे या डेट इक्विटी रेशियो? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।